वॉशिंगटन डीसी के इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर वाक़ वॉइस ऑफ अमेरिका स्टूडियोज से मैं हूं मोहम्मद आतिफ और मैं हूं ताबिंदा नईम। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। अमरीकी महकमा इंसाफ ने ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी के गार्ड्स पर 2007 में बगदाद में गोलियां चलाने के इर्तिकाब में नई फर्द जुर्म आयद की है। 4 सिक्योरिटी गार्ड्स पर जुमेरात को कई जराइम के मुर्तकब होने पर इंसानों के कत्लेआम और तशद्दुद के वाक़यात में आतिशी हथियार इस्तेमाल करने की फर्द जुर्म आयद की गई। अमरीकी खुफिया इदारे के कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन, जिन्होंने ये राज अयां किया था कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA शहरियों की खुफिया निगरानी करती है, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि NSA की खुफिया दस्तावेजात रूस और चीन के हाथ लगने के इम्कानात 0% हैं। जी, ये तो थी आज की कुछ अहम खबरें, लेकिन आज के शो में हम जिस इंतहाई अहम मौजू पर और पाकिस्तान से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर पर बात करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया की एक तंजीम वॉक फ्री फाउंडेशन की रिपोर्ट, जिसमें ग़ुलामी की जदीद अक़साम में मौजूदगी के हवाले से 162 ममालिक की दर्जाबंदी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करोड़ों अफराद इस वक्त ग़ुलामी जैसे हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनमें से बेशतर का ताल्लुक एशिया से है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ग़ुलामों की मजमूई तादाद का तकरीबन 72% हिस्सा एशिया में मौजूद है। इस फहरिस्त में भारत पहले, चीन दूसरे और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग़ुलामी जैसे हालात का सामना करने वाले अफराद की सबसे बड़ी तादाद भारत में है, जिसकी कुल आबादी 1 अरब 20 करोड़ है और वहाँ 1 करोड़ 40 लाख अफराद को ग़ुलामी जैसे हालात का सामना है। इन हालात के अंदर जबरी मुशक्क़त, जबरी शादियाँ, बच्चों के इस्तेहसाल और कर्ज़ के सिलसिले में जो क़ैद, जिसको बॉन्डेड लेबर भी कहा जाता है, वो शामिल है। चीन में तकरीबन 29 लाख अफराद ग़ुलामी जैसे हालात का सामना कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इनकी तादाद 21 लाख है। वॉक फ्री फाउंडेशन का कहना है कि उनकी तंजीम आज के दौर में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने वालों के बारे में आगाही फैलाना चाहती है। ग़ुलामी को पुराने ज़माने की बात भी समझा जाता है और आलमी सतह पर इस पर पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं, मगर ये कितनी अजीब बात है कि 3 करोड़ अफराद आज भी ऐसे हैं जिनके लिए ये कोई कहानी ज़िंदगी की हकीकत है। और आतिफ, इस सिलसिले में मज़ीद बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान और पाकिस्तान से डॉक्टर मेहदी हसन भी शायद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कि हम जी हाँ, हम इनसे बात करते हैं। और पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि हमारे साथ मारूफ कॉलम निगार औरिया मकबूल जान मौजूद हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और पाकिस्तान में इन दिनों दाएँ बाजू की इंतहाई अहम आवाज़ उन्हें समझा जाता है। बिल्कुल आतिफ, तो फिर बात शुरू करते हैं। मेहदी हसन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मेहदी हसन साहब, जदीद दुनिया में ग़ुलामी का जो इंडेक्स इस वक्त सामने आया है, जिसमें भारत, चीन और पाकिस्तान के नाम सरे फहरिस्त हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में देखकर आपको कोई हैरत हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो क्यों हुई? नहीं, मुझे हैरत नहीं हुई, इसलिए कि मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरपर्सन भी रहा हूँ पिछले साल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ 15-20 साल से। तो हमें मालूम है कि पाकिस्तान में एक सूबा ऐसा है, ख़ास तौर पे सूबा सिंध, जहाँ हमारी जो बॉन्डेड लेबर है वो बहुत संजीदा मसला है एक, और क्योंकि जागीरदारी निज़ाम वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़े स्केल पे लोग खेत मजदूरों को और उनके ख़ानदानों को ग़ुलामों की तरह अपने यहाँ कैद कर लेते हैं। उनकी निजी जेलें भी अपनी मौजूद हैं और उनको कर्ज के नाम पे या कुछ पैसे दे के वो कई साल उनको अपने यहाँ बॉन्डेड लेबर के तौर पे रखते हैं। इससे पहले एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में जो था, जिसको ग़ुलामी के आप कह सकते हैं कि वो उसी की एक किस्म थी, ये जो भट्टा मजदूर हुआ करते हैं पाकिस्तान में आजकल भी, और कुछ साल पहले बहुत संजीदा मसला था ये कि भट्टा मजदूरों को मालिकान जो हैं ईंटों का भट्टा, जो ईंटें बनाते हैं, वो उनके पूरे ख़ानदानों को, जिसमें 5-5, 4-4 साल के बच्चे भी शामिल होते थे, वो उनको कुछ पैसे दे के और कई साल के लिए उनको बॉन्डेड लेबर के तौर पे
अपने यहाँ कैद कर लेते थे और वो कहीं नहीं जा सकते थे। जी डॉक्टर साहब, औरिया मकबूल जान साहब को हम शामिल करते हैं इसी डिस्कशन में। औरिया मकबूल जान साहब, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिन ममालिक में ग़ुलामों की तादाद ज़्यादा है उन्हें तरक्की के मैदान में ख़राब सूरत हाल, बदउनवानी, गुर्बत और पुरतशद्दुद तनाज़ात का सामना है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस रिपोर्ट को कैसे देखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त आपने नंबर 3 बताया है, आज मैं बेसिकली एक रिसर्च का तालिब इल्म हूँ और मैं बहुत इसको 3 नंबर पे लाते मुझे बड़ी हैरत हुई। अगरचे के बात मेहदी हसन साहब की ठीक है कि हमारे यहाँ बॉन्डेड लेबर भी है, बाकी चीजों भी है, लेकिन एक मॉडर्न स्लेवरी जो है, जो कि पूरे यूरोप के अंदर एक परपेचुअल सूरत हाल इख्तियार कर गई हुई है, जो मसाज पार्लर्स की शक्ल में, जहाँ ईस्टर्न यूरोप की औरतें जो हैं और वहां से इवन थाई इलाकों की और जर्मन इलाकों की औरतें जो है, और जो जर्मनी का जो मेजर स्कैंडल हुआ था जिसके अंदर 45,000 औरतें जो थी वो जर्मनी के फुटबॉल के इंटरनेशनल जो उसका वर्ल्ड कप था उसके अंदर लाई गई थी, और दे आर वो जिन उनको बाकायदा जगहों पे रखा जाता है, उनको बाकायदा वो जो माचो किस्म के लोग होते हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, उनको बड़े बड़े कुत्तों के साथ निगरानी की जाती है। ये वो पूरे का पूरा मुझे आज तक समझ नहीं आती कि अगरचे हो सकता है यकीनन हम ऐसे होंगे, लेकिन हम तीसरे नंबर पे यूं नहीं आ सकते कि बाकी दुनिया जो है उसको आप क्लीन चिट दे दें। कतन क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। आपको याद होगा कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट में वो खातून थी जिसने मसाज पार्लर्स के खिलाफ बिल पास करवाया था कि इट इज द मॉडर्न स्लेवरी, जब मौजूदा दौर की सबसे बड़ी गुलामी जो है वो ये है कि चाइना से, जब जापान से, थाईलैंड से मसाज के नाम पे और इस तरह जिस तरह वो उनको हॉन्ट करके लाया जाता है और वो रखा जाता है, अगर तो उन ममालिक को क्लीन चिट मिल गई है और मुझे मेरा नाम जो है, मेरे मुल्क का नाम जो है बदनामी की फहरिस्त पे आ गया है, तो फिर आई विल मुझे सीरियस शुबा होगा उन आदादो शुमार का कि जिन लोगों ने ये इकट्ठे किए हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यूरोप का जिक्र भी है और यूरोप के 3 मुल्कों के नाम हैं जिनमें बरतानिया भी शामिल है, और बरतानिया के बारे में कहा गया है कि वहाँ 4,600 अफराद इस जदीद ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो रिपोर्ट में जिक्र तो है यूरोप का है, आइसलैंड और आयरलैंड का जिक्र भी किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। मेहदी हसन साहब, आपसे मेरा ये सवाल ये है कि ख़वातीन का जिक्र भी है इस रिपोर्ट के अंदर कि ख़वातीन मर्दों की निस्बत ग़ुलामी की सूरत हाल से ज़्यादा मुतासर हो रही हैं, क्योंकि उनको हर किस्म की जो सूरत हाल है जिसमें उसमें जिनसी ग़ुलामी भी शामिल है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन की मजमूई सूरत हाल है उसमें आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखेंगे? ख़वातीन आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो रेशो निकाला गया है उसमें ज़्यादा हैं या आपके ख्याल में बच्चों की तादाद ज़्यादा होगी? बच्चों की तादाद पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 22 लाख बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में इस्तेमाल होते हैं, और उसमें ऐसे काम भी करते हैं बच्चे जो बच्चों को नहीं करने चाहिए। उसमें खतरनाक काम भी होते हैं, उनका माहौल भी ठीक नहीं होता और उनका बचपन जो है वो ज़ाय हो जाता है मेहनत मजदूरी करते हुए। तो ये बच्चों की तरह जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हद तक सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे होते हैं, और गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह है। औरतों का आपने सही कहा, औरतों की वैसे भी पोजीशन कुछ जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं उनमें बेहतर नहीं होती। पाकिस्तान में अगरचे पिछले कुछ सालों में ख़वातीन की जो तंजीमें हैं उन्होंने बहुत सा काम किया है और अब हालात इम्प्रूव हो चले हैं ख़वातीन के हवाले से। मसलन ख़वातीन को लोकल बॉडीज़ में 33% रिप्रेजेंटेशन भी दी गई, इसी तरह असेंबलियों में 20% रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जो बहुत कम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हासिल है औरतों को। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है पाकिस्तान में जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, लेकिन बच्चों के सिलसिले में
पाकिस्तान में बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। चाइल्ड लेबर एक सीरियस प्रॉब्लम है। और ये मकबूल जान साहब, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है और इस्लाम वो मज़हब है जिसने ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए सबसे पहले आवाज़ बुलंद की, जिसने ग़ुलामों को आज़ाद करने का कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ करवाया। हमने ये देखा है कि ख़ित्ते के हिसाब से अगर बात की जाए, जो आबादी के तनासुब के लिहाज से अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान अपने ख़ित्ते के अंदर इसमें पहला मुल्क बन जाता है, यानी नंबर 1 कंट्री बन जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा ग़ुलाम हैं। आपके ख़्याल में क्या ये सिचुएशन अलार्मिंग है और कितनी अलार्मिंग है? इस सारे रिश्ते को जोड़ा है इस्लाम के साथ और फिर उसके बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की है। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो गुलामी के है, ये उस सदियों की उस कास्ट सिस्टम का नतीजा है कि जहां बरसगीर पाक हिंद में एक वाहिद मजहब था कि जिसने दुनिया के इंसानों को 4 हिस्सों में तकसीम किया था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। दुनिया का तमाम रिलीजन जो हैं वो इंसानों को बराबर समझते हैं सिवाय इसके। उसकी एक कंटिन्यूटी जो है, एक तसलसल हमारे यहाँ माशरे में आया है। कोई बंदा भी वो बॉन्डेड लेबर करवाता हो या कोई और चीज, वो इस्लाम के नाम पे नहीं करवाता। वो बुनियादी तौर पर उस ट्रेडिशन को अपहोल्ड कर रहा होता है, उस पर कारबंद होता है जो उसके दादा, परदादा, चकरदादा, नकरदादा ने सदियों से की थी। वो जो हारी हैं वो सेंचुरी से, सदियों से चले आ रहे हैं कि जो मुस्तकिल खानदान दर खानदान उनके साथ चलते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आप मुझे ये बताएंगे कि अब के वहां पर इस्लाम का या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तो कोई तस्वर नहीं आता इसके अंदर। जी, मेरा ख्याल है हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और ये मकबूल जान साहब से। हेलो जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बीच में आपकी आवाज़ और या मकबूल साहब कुछ गायब हो गई थी, तो मुझे लगा कि शायद हम डिस्कनेक्ट हो गए। जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि बुनियादी तौर पर एक बात तो ये है कि ये सारी हमारी जो हमें विरसे में मिली है ये सारी चीजें। और विरसा किस चीज का है? एक ऐसी सोसाइटी का जो पूरी दुनिया के अंदर वाहिद सोसाइटी थी कि जिसके कास्ट सिस्टम को, जिसके जात पात के निजाम को, जिसके 4 हिस्सों को तकसीम करने वाले निजाम को बकायदा एक मजहब एंडोर्स करता था। उस एंडोर्समेंट की वजह से, उस मजहब की थपकी की वजह से वो माशरे के अंदर मुस्तकिल तौर पर शरायत कर गया और उसकी वजह से हमारे यहाँ ये गुलामी चली आ रही है। कोई शख्स जो है वो कलमे के नाम पे, अल्लाह और रसूल के नाम पे किसी को बॉन्डेड लेबर नहीं बनाता। जी हाँ, बिल्कुल। और मैंने जैसे सवाल में भी ये गुजारिश की थी कि इस्लाम ने तो गुलामों को आज़ाद करने का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया था, इस्लाम तो गुलामी के ख़िलाफ़ था। आपका बहुत शुक्रिया। और या मकबूल जान साहब, डॉक्टर मेहदी हसन साहब कि आपने हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। अब वक्त है एक ब्रेक का, प्लीज़ स्टे विद अस। खबर जो आप पर असरअंदाज हो सके, खबर जो आपके माहौल को बदल दे, वो खबर जो आपकी दुनिया का नक्शा तब्दील करने वाली, वो खबर जानिए मुझसे, आयशा खालिद से। और मेरी उंगलियां बुरी तरह से फ्रीज हो रही हैं, इस वजह से हमें वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागना है। बदलती हुई दुनिया, साइंस किस तरह हमारी जिंदगियों में तब्दीली ला रही है। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। कैमरा देना तो मुझे दे दो कैमरा। नहीं, जाओ तुम। श्योर? जाओ। शो में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने तमाम शोज़ में आपकी मुलाकात पाकिस्तान से आने वाले उन तलबा से करवाई जाए जो मुख्तलिफ़ तालीमी प्रोग्राम्स के तहत अमेरिका के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। आज के शो में हमने कुछ बात की आतिफ पाकिस्तान में ख़वातीन की सूरत हाल के हवाले से। तो इस वक्त हम मुलाकात करवा रहे हैं अपने देखने वालों की डॉक्टर नूर सबा रखशानी से। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से है और उसके शहर कोयटा से है।
جی ہاں، یہ نہ صرف MBBS ڈاکٹر ہیں بلکہ انہوں نے فل برائٹ پروگرام کے تحت امریکہ سے PhD بھی کی ہے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی پڑھائی کتنی کامیابی سے مکمل کی۔ میرا نام نور صبا ہے اور میں کوئٹہ سے ہوں۔ مجھے بھی امریکہ میں یہاں پہ پورے تقریباً 5 سال ہونے کو ہیں۔ میں 2007 میں آئی تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ Let's go girls! میری گریجویشن بولان میڈیکل کالج بلوچستان یونیورسٹی کی ہے اور اس کے میڈیکل کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد میں نے پبلک سیکٹر میں کام کیا بحیثیت میڈیکل آفیسر، لیکن تب بھی میرا جو ہے میڈیکل آفیسر کے طور پہ میں کام کرتی تھی، لیکن میرا پیورلی کلینکل نہیں تھا، تب بھی میرا ایکسپوجر جو ہے پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھا۔ میں نے قلعہ کا معلوم ہے وہاں پہ بحیثیت میڈیکل آفیسر کی مرسی کور کے ساتھ کام کیا۔ پھر میری ریزیڈنسی میں نے آغا خان یونیورسٹی سے کی اور میرا تھا ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی ہیلتھ سائنسز وہاں پہ میری جو پبلک ہیلتھ بیسک ٹریننگ تھی، میرے خیال میں وہ مجھے ابھی تک میرے کام آ رہی ہے، اور جو میرے جو بیسک جو میری ریسرچ کے انڈرسٹینڈنگ اور ایکڈیمک ریلیٹڈ تھا وہ سارا میرا وہاں سے اسٹیبلش ہوا۔ اور پھر میں نے وہاں پہ کراچی میں سینٹرل فیمیل پرزن کراچی میں بحیثیت میڈیکل آفیسر کے کام کیا ہے۔ وہ بھی اپنی طرف سے ایک چیلنج تھا، وہاں پہ کام کرنا آسان نہیں تھا۔ میرا یہ جتنا بھی ایکسپیرینس تھا کام کرنے کا، یہ سب میرے سلیکشن میں میرے کام آیا ہے۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی جو ہے امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے جانس ہاپکنز اسکول آف پبلک ہیلتھ جہاں سے میری پروگرام ہے، اور جانس ہاپکنز ہاسپٹل جو ہے پچھلے 7 سال سے متواتر لگاتار امریکہ میں نمبر 1 لیول پہ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اٹس پرائیویٹ اور اٹس بہت مہنگا بھی ہے۔ میرے خیال میں میری PhD کے لیے میری اسکالرشپ نے $2.5 لاکھ جو ہیں جمع کیے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا ہیلتھ انشورنس بھی ہے جو میری اسکالرشپ کور کرتی ہے، میرا ہیلتھ انشورنس، اور پھر ہمیں رہنے کے لیے وظیفہ بھی دیا جاتا ہے جو ہمارے گھر کے روزمرہ زندگی کے خرچہ، رینٹ ہو گیا آپ کے کھانے پینے کا۔ تو آسان نہیں ہے یہاں پہ اپنے جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ اپنے خرچے پہ آ کے پڑھتے ہیں، ان کی مشکلات دیکھتے ہوئے تو ہم لگتا ہے کہ ہم جو ہے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جو ہے پوری فنڈڈ اسکالرشپ ملی ہے۔ پیورلی آن میرٹ، کوئی آپ کو جو ہے سورس چلانے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی وہ نہیں تھا۔ ہم نے اپنے آن لائن اپنے اپلیکیشنس فل کیے، اور آپ کے میرے خیال میں وہ لوگ آپ کے GRE اور ٹوفل کے گریڈس کے اوپر وہ آپ کو پریلیمنرلی آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اور پھر سیکنڈ اسٹیپ میں پھر آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے اسلام آباد، اگر آپ اسلام آباد میں ہیں تو دیز آر لائک موسٹ آپ کے جو ہے ایکسپینسز دے آر پیڈ ایون۔ اور یہاں پہ جب آپ امریکہ آتے ہیں تو آپ کو ہر طرح سے آپ کی مدد کی جاتی ہے کہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں۔ شروع میں جب میں پاکستان سے یہاں آ رہی تھی تو مجھے خود بہت مشکل لگ رہا تھا کہ میں کیسے کر پاؤں گی 2 بچوں کے ساتھ۔ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے میرے شوہر یہاں پہ تھے میرے ساتھ، کچھ عرصے کے لیے میری امی میرے پاس آئیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اسکول سسٹم ہے اس سے مجھے بڑا سپورٹ ہے۔ بچوں کے وہ اسکول میں جاتی ہیں تو مجھے فکر نہیں ہوتی ہے کہ ان کی پڑھائی کیسے ہو رہی ہے۔ I think this is part of the Stony Run. میرے بچے دونوں پبلک اسکول میں جاتے ہیں یہاں پہ۔ پبلک اسکول کا کوئی فیس نہیں ہے، لیکن آفٹر اسکول کا ایک منیمل $50 کا فی ہے۔ تو آپ جو ہے ہفتے میں ان سے پہلے ایگریمنٹ ہوئی ہوتی ہے کہ ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 1 دن جو ہے ہر دن چھٹی کے بعد وہیں اسکول میں ہی ان کے آفٹر اسکول پروگرام ہوتا ہے جو شام 6 بجے تک چلتا ہے، اور وہیں پہ ان کو ہوم ورک بھی کراتے ہیں، لنچ بھی کراتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ سیرا جو ہے میں اپنے اسکول کی انتظامیہ کو بھی دوں گی کہ ہاپکنز میں، اور بلکہ میرے خیال میں دوسرے امریکہ کی یونیورسٹیز کا یہ ہے کہ آپ کا کورس ورک بڑا فلیکسیبل ہوتا ہے، کوئی ریجڈ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کورس صرف اسی سال میں اسی ٹرم میں لینا ہے۔ آپ جو ہے میرے پاس 4 سال تھے کہ میں نے 4 سال میں اپنا کورس ورک جو ہے اسپریڈ آؤٹ کیا۔ میرے ایڈوائزر کے ساتھ میرے قریبی تعلق رہا ہے، میری ایڈوائزر کو پتہ ہے کہ میرے بچے ہیں،
बल्कि मेरी एडवाइज़र से जब मेरी मीटिंग होती है तो सबसे पहले बच्चों के बारे में पूछती हैं कि कहाँ हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं। email for supplies. तो इस तरह से ये फ़ायदा है कि आपके जो है कोर्स वर्क आप अपनी मर्ज़ी से उसको स्पेस आउट कर सकते हैं कि आपको साल में किस वक्त कौन सा कोर्स अपना मुकम्मल करना है। मैंने 4 साल में अपने सारे कोर्सेज़ ख़त्म कर लिए हैं। करीब मेरे पास जो है 120 क्रेडिट आवर्स लेने थे जो मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ। तो सबसे अहम चीज़ मेरे ख़्याल में अमेरिका में जो मैंने सीखी वो ये कि नामुमकिन लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे। मैं पाकिस्तान में थी, मेरे मेडिकल की डिग्री है, मैंने MBBS अपना पाकिस्तान से किया, लेकिन शादी से पहले और मेरे बच्चों की पैदाइश से पहले। और लेकिन जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैं बिल्कुल हो गई नहीं, अब तो मैं आगे नहीं पढ़ सकती ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन फिर जो है जब आप यहाँ अमेरिका में आते हैं तो आपको ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि नामुमकिन नाम की चीज़ यहाँ पे बहुत कम आपको सुनने को मिलती है, नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई लगन है और आपने इरादा किया है तो हर तरफ से जो है आपकी मदद हो जाती है और आप अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। बेशक कि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने मेहनत की है, लेकिन मेरे ख्याल में आपके जो ट्रेन होके जा रहे हैं रिसर्चर्स यहाँ से, उनको ये सीख रहे हैं कि विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज हम लोग और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मुलाकात की आपने डॉक्टर नूर सबा से, जिन्होंने अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ न सिर्फ PhD मुकम्मल की बल्कि पाकिस्तान वापस जाकर निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए काम भी कर रही होंगी अब तक। एक इंस्पायरिंग स्टोरी है ताबिंदा। बिल्कुल, और मैं तो हमेशा ऐसे किसी भी कैरेक्टर से मिलके बहुत मूव महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। जी हाँ, अगर मौका मिले तो क्यों नहीं। एक फुल टाइम जॉब के साथ डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक करना खासा चैलेंजिंग होता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक गुम हो जाने वाले, पानी के नीचे गुम हो जाने वाले अमरीकी शहर के बारे में एक रिपोर्ट। हमारे साथ रहेगा। मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ। मैं हूँ ताबिंदा नहीं। क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जान? आलमी फंडिंग और तिजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर हो? एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। यूँ तो आज की दुनिया का सबसे अहम मसला पानी की कमी है, लेकिन दुनिया भर के दरियाओं के रास्ते और उनमें मौजूद पानी की सतह हर दौर में तब्दील होती रही है। ज़्यादातर तो ये कुदरती वजूहात की बिना पर हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपने पैदा करदा मसाइल की वजह से भी ऐसा कर पाता है। इसी वजह से दुनिया के कई तारीखी शहर अब समंदर या दरियाओं के नीचे डूब चुके हैं। और इन्हीं में से आतिफ है एक अमरीकी शहर, जॉर्जिया का शहर गैंसविल। इस शहर का बहुत सा इलाका लेक लेनियर की गहराइयों में डूब चुका है और उसकी तलाश में हमें ले जा रहे हैं अब्दुल लतीफ़ खान। डेढ़ 150 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये तालाब अपने सबसे गहरे मुकाम पर पहुंचकर 156 फुट गहरा हो जाता है। इसमें डूबे हुए शहर को तलाश करने के लिए मैंने इंटरनेट पर मौजूद डाइविंग के फोरम्स पर मालूमात तलब की। मालूम हुआ कि डैम बनने से पहले अमरीकी फौज के इंजीनियर्स ने तमाम इमारतें बारूद से उड़ा दी थीं। फिर मार्च की 28 तारीख को इसी इलाके से टॉड स्टीगल नामी एक शख्स ने मुझसे राब्ता किया। इसके पास एक सोनार साइट स्कैन था, जिससे यूं मालूम होता था कि इस तालाब की गहराइयों में मौजूद ये एक इमारत की तस्वीर है।
یہ عمارت پہاڑی کے بالکل ساتھ تھی اور اس کی چمنی بھی نظر آ رہی تھی۔ ٹاڈ نے یہ تصویر اپنی کشتی میں لگے ہوئے سونار سے لی تھی۔ میں اس کے اوپر سے کئی بار گزرا تھا، مگر پرانی ٹیکنالوجی سے یہ لکڑی کا ایک ڈھیر معلوم ہوتی تھی۔ نئی سونار ٹیکنالوجی سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی کوئی عمارت ہے۔ کیا سونار سکین میں نظر آنے والی یہ چیز واقعی میں اس ڈوبے ہوئے شہر کی عمارت تھی، یا پھر کوئی ایسا زمین کا حصہ جو سونار کے اوپر عمارت کی طرح معلوم ہوتا تھا؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈائیورز نے اترنا تھا لیک لینیئر کے ٹھنڈے اور اندھیرے پانی میں 65 فٹ کی گہرائی میں۔ اس ڈائیو کے لیے جو ٹیم بنائی گئی اس میں میرے ساتھ شامل تھے ریاست الاباما سے تعلق رکھنے والے ٹیکنیکل ڈائیور کین فلیمنگ۔ ایک کیو ڈائیور ہونے کی حیثیت سے یہ سمندری غاروں میں گھسنے اور باہر نکلنے کے ماہر تھے۔ ان کے ساتھ ہماری سیفٹی آفیسر تھی اینجی سٹرنگر۔ اس ڈائیو کو 2 چیزیں مشکل بناتی تھی۔ ایک تو لمیٹڈ ویزیبلٹی، یعنی اس گدلے پانی میں 5 فٹ سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں پانی کے نیچے کوئی بھی چیز تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کے بالکل اوپر اتارا جائے۔ دوسری چیز جو اس کو مشکل بناتی ہے وہ ہے تھرموکلائن، یعنی اس گرم پانی سے 30 فٹ نیچے جو پانی ہے وہ اس قدر ٹھنڈا ہے کہ اس کا درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس ہے۔ یہ وہ درجہ حرارت ہے جو واشنگٹن ڈی سی کے دریاؤں کا ہوتا ہے جب وہاں برف پڑی ہوتی ہے۔ ویزیبلٹی اتنی کم ہے کہ کوئی ریفرنس پوائنٹ ایسا نہیں جس سے اندازہ لگے کہ آپ نیچے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم ان گہرائیوں میں گرتے گئے، صرف ہمارے ڈائیو کمپیوٹرز پر بڑھتے ہوئے نمبروں سے معلوم ہوتا تھا کہ گہرائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور گہرائی کے بڑھتے ہوئے پریشر سے یہ پریشر نہ صرف کان کے پردے پھاڑنے کی کوشش کرتا تھا بلکہ آنکھوں کے دیدے بھی باہر کھینچنا چاہتا تھا۔ اور تھرموکلائن میں سے گزرتے وقت یوں معلوم ہوتا ہے کہ برف کے تالاب میں سے گزر رہے ہیں۔ ڈرائی سوٹ کے نیچے 4 جرسیاں پہننے کے باوجود چہرے اور ہاتھوں میں سے سردی جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پچپن فٹ کی گہرائی میں جا کر میں کسی چیز سے ٹکرایا۔ کین نے اشارہ کیا کہ اپنے پیچھے دیکھو، اور جب میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے ایک مکان کی چمنی نظر آئی۔ ہم ایک عمارت کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس عمارت کی دیوار برک سٹون کی بنی ہوئی تھی۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے منہ سے ریگولیٹر نکال کر خوشی سے چیخنا شروع کر دوں، زور زور سے چلا کر کہوں کہ لیک لینیئر کی گہرائیوں میں واقع شہر کی پہلی عمارت ہم نے تلاش کر لی ہے۔ عمارت کے اوپر اسی انداز میں چھوٹی چھوٹی چمنیاں بنی ہوئی تھیں جو پرانے وکٹورین دور کی عمارتوں کی شناخت ہوا کرتی تھی۔ عام طور پر اس قسم کی عمارتوں میں داخل ہونا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کی چھت کسی بھی وقت کلیپس کر سکتی ہے، مگر ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی چھت تو بہت پہلے ہی گر چکی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس میں رہنے والے اپنا تمام فرنیچر اور سامان لے کر گئے تھے۔ نہ تو دیواروں پر لگی ہوئی کوئی تصویریں ملی اور نہ ہی قالین اور کرسیاں۔ جس چیز کی ہم کو بہت ضرورت تھی وہ تھی نام کی ایک تختی جس سے یہ پتہ چل سکتا کہ اس تاریخی عمارت کا مالک کون تھا۔ کیا یہ دکان ہوا کرتی تھی یا کسی کا مکان؟ مگر وہ واحد چیز جو شاید اس کی شناخت میں مدد دے سکتی تھی وہ اس پر لگا ہوا پتھر تھا۔ لیک لینیئر میں غرق ہوئے شہر کے یہ پہلے مناظر تھے۔ شہر کی پرانی تصاویر میں ہم نے اس عمارت کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس شہر کی تمام عمارتوں کی تصویریں کسی بھی ایک جگہ موجود نہ تھیں، اور اس کی پازیٹیو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تاریخ دانوں کی ضرورت تھی۔ یہ تحقیق کا ایک ایسا مرحلہ ہے جس پر آج بھی کام جاری ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے شو کا وقت ختم ہوا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.